पंजाब का हिंदू है वो हिंदुत्व वाला हिंदू नहीं है। 1992 से पहले एक अलग तरह का वोटिंग पैटर्न हुआ करता था। कांग्रेस ने भी अपनी पोजीशन जो थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अपनी पोजीशन को ये उन्होंने इसके लिए अपॉलॉजी भी ऑफ़र करी और एक देश के प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह जी बने, सिख थे। पंजाब की राजनीति कास्ट बेस नहीं है, रिलीजन बेस नहीं है। 92 की बात कर रहा हूँ। रिलीजन कास्ट है, दोनों का मिक्सचर है। दलित भी जो है वो मनुवाद से नहीं इन्फ्लुएंस होता, तो इसीलिए मायावती और काशी राम जी को यूपी जाना पड़ा राजनीति करने के लिए। यहाँ पे वो मायावती भी हारी होशियारपुर से इलेक्शन। 2012 का इलेक्शन अकाली दल इसलिए जीता कि उसने पहली बार 11 हिंदू खड़े करे सीटों पे और जिसमें से 9 जीते। हालांकि उसका अलायंस बीजेपी के साथ था, फिर भी ये किया। किसान भी आज सोचें कि ये जब एक्ट रिपील हो गए और वापस आके इलेक्शन लड़े यहाँ पे, तो उनको भी कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये पिछले 5-7 सालों में ही बात होने लगी कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर दलित होगा या हिंदू होगा या डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो कोऑप्शन की स्ट्रेटजी चली। पहले कभी किसी इलेक्शन में रिलीजियस कास्ट कैटेगरीज अपने आप में इस तरह से प्रेडोमिनेंट नहीं हुई थी जो अब इस तरह हो। आम आदमी पार्टी के आने से एक जो पंजाब की राजनीति में नई डिमेंशन आई, जिसको हम कहते हैं फ्री बीज और डोल्स की राजनीति। इस इलेक्शन में डोल्स, डेराज और ड्रग्स तीनों ही डीमोनेटाइज्ड करेंसीज हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे बिजली के, तो दूसरी पार्टी कहती है हम 400 दे देंगे। तो कम्पिटिटिव जो आपके फ्री बीज का जो पॉपुलिज्म जो है उसका न्यूट्रलाइज हो गया। वो जब सब पार्टी बात करने लगी तो इसको डीमोनेटाइज करेंसी कहते हैं। अब डीमोनेटाइज हो गई तो इसका इतना इम्पैक्ट, ये वोट स्विंग नहीं होने वाला इससे। तो ये ड्रामा जो सिद्धूइज़म जिसको हम कहते हैं कि पंजाब की राजनीति में आया है, पर इस जो ये थिएट्रिकल रिलीफ लोगों को मिलता है, ये वोट स्विंग शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वोट स्विंग जो होता है रियल इश्यूज़ के साथ जुड़ के होता है। जो चन्नी हैं, जो पंजाब के अब चीफ मिनिस्टर हैं, रणजीत सिंह जी चन्नी, वो पंजाब के लोगों की दर्द की बात कर रहे हैं, और जो इनके प्रेसिडेंट है वो पंजाब के दर्द की बात कर रहे हैं। तो दोनों में आपस में एक घमासान है। पहली बार पंजाब के इतिहास में एक शेड्यूल कास्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर बना है। उससे भी एक नई बज़ जो राजनीति में हो रही है। पर पंजाब की राजनीति एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे धर्मशाला हो, जिनके दरवाजे नहीं हैं, जैसे लीडर कहीं जा सकते हैं, वोटर भी आप किसी तरफ जा सकते हैं। कैप्टन साहब का कई पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार, और एक अपना इनका इन्फ्लुएंस है, तो उनकी सारी राजनीति इस समय कैप्टन कांग्रेस के अगेंस्ट है। और इस बार जो देखने में लगता है कि मार्जिन जो होंगे इलेक्शन में जीत के कम होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 5 कॉर्नर कंटेस्ट। ये हिस्टोरिकली तो दलित जितने शेड्यूल कास्ट हैं सब पार्टियों में प्रेजेंट है। चरणजीत सिंह जी चन्नी जो उस समय आने अगले 15-20 महीने में उनकी एस्पिरेशन पूरी कर देते हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, तो फिर तो साइकोलॉजिकल स्पिना काफ़ी होगा। मुझे लगता है वो डिमांड पूरी नहीं हो पाएंगी। शेड्यूल कास्ट अपने आप में एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी बन जाएंगी पंजाब में, जो आज तक कभी नहीं बनी, अब भी नहीं बनी। सारा एक जो ब्लेम है, ये आपस में एक दूसरे का ब्लेम गेम चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो इन बात को ही लेके सारी राजनीति कर रहे हैं। सरकार की जो सर्विसेज हैं उसमें करप्शन भी है, उसमें हैरेसमेंट भी है, उसमें डिले भी है, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है सरकार की। अकाली दल ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी कि एक ही पार्टी दोबारा इलेक्शन जीती गवर्नेंस के मुद्दे। अब ये तो कह सकते हैं किसानों को पेंशन मिलेगी, या किसानों को हम 5,000 रुपये वैसे ही दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे। वो तो सब्सिडी का मुद्दा तो है ही है, पर सब्सिडी के साथ साथ आप उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपकी विज़न क्या है। प्रशांत किशोर जी थे, तो उन्होंने इनसे ऐसे वादे करवा दिए जो पूरे नहीं हो सकते। जैसे उन्होंने कहा कि घर घर नौकरी देंगे, तो अब घर घर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहाँ से आएगी। हर पार्टी एक से एक बढ़ के वादे कर रही है। छोटे किसान काफ़ी जो हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि आप स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इकॉनमी की कर नहीं पाए। अगर आप कर देते तो गाँव के कुछ लोग शहर में नौकरियों में या गांव में ही नौकरियों में चले जाते दूसरे प्रोफेशन में, वो तो ऐसा हुआ नहीं। तो एक तो मुद्दा ये है कि एग्रीकल्चर का प्रॉफिटेबल बनाना उसको, और दूसरा इकॉनमी जो आपकी इंडस्ट्री है उसको भी एग्रीकल्चर से जोड़ना, ये मुद्दा है। और लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अल्टरनेटिव्स क्या होंगे।
कि जैसे ये 3 एक्ट आए तो इसमें तो बात सीधी आ गई कि एग्रीकल्चर में फ्लरिश, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पर एग्रीकल्चरिस्ट जो पंजाब का है वो रिडंडेंट हो जाता है, वो पेरिश। तो ये कन्फ्लिक्ट ये था कि आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहते हैं कि या सर्वाइवल ऑफ एग्रीकल्चर। तो लाइवलीहुड का क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपने सड़कों पे इतने प्रोटेस्ट देखे। तो ये एक लाइवलीहुड का मुद्दा जो है, मुझे लगता है पंजाब के लोगों के जहन में है कि हमारा लाइवलीहुड इंश्योर होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस तरह से होगा। कर्जा माफ़ करना था किसानों का, वो नहीं हुआ पूरा 90,000 करोड़ का। जब वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक फार्मर प्रोटेस्ट दे रहा था जिससे कांग्रेस पार्टी अपना एक एडवांटेज ले रही थी, वो एडवांटेज अब कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा क्योंकि वो मूवमेंट अब ख़त्म हो गया। सारा जो टिकड़ा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सिर पे फोड़ दिया जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर ऐसा नहीं है। मेजर कंट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी की इस देश की राजनीति में कि उन्होंने मैन्यूफेस्टो लेके आए, ना कि मैनिफेस्टो। और अगर आप अकाली दल और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, उसमें पंजाब के बारे में विज़न है, चाहे वो इम्प्लीमेंट करें या ना करें। आम आदमी पार्टी तो ओब्लिवियस है उसमें, वो तो आके कह देते हैं कि आपको 400 यूनिट फ्री देंगे, 1,000 रुपया हर वीमेन को दे देंगे हैं। तो वीमेन को दे देंगे तो किस बात के लिए दे देंगे? कोई काम नहीं, उनको प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये जो फ्री बीज हैं लंबी नहीं लेके जाती है राजनीति में, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। रियल मुद्दे जो हैं वो आगे आ जाते हैं, वो आएंगे। पंजाब में कोई एक्सक्लूसिव कैटेगरी नहीं है कि महिला अपने आप में एक होमोजीनियस ग्रुप है, ऐसा नहीं है। तो विमेन यूनिफैक्शन का हिस्सा रहती है, ये नहीं कि किनशिप के फैक्शन को तोड़ के दूसरी तरफ चल जाए, ऐसा गाँव में नहीं है। आम आदमी पार्टी सब पार्टियों की जैसी ही पार्टी बन गई, तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि यूथ जो है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाके सोचे कि मैं करप्शन ख़त्म कर दूँगा। तो उसके लिए कैरियर ऑप्शन अब है, एक नई कैरियर ऑप्शन खुल गई राजनीति में आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी जो है अब बाकी सब पार्टियों की तरह ही है। अन्ना हजारे की जो वो मूवमेंट थी एंटी करप्शन वाली या उस तरह का आइडियलिज्म, वो तो कुछ अब है नहीं। अब तो ये सब पार्टियां जो करती हैं वो भी यही करती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पंजाब की राजनीति को। पंजाब की राजनीति में इस समय किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अगर हमने देखा तो पंजाब की राजनीति में, यहाँ की पॉलिटिक्स में, यहाँ के कौन से मुद्दे हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं, यहाँ के युवा किस सोच के साथ, किस एस्पिरेशंस के साथ वोट कर रहे हैं, नए वोटर्स जुड़ रहे हैं और महिलाएं क्या इंडिपेंडेंट होकर यहाँ वोट करती हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, जो वोटर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। चाहे हम चुनावों की बात करें तो यहाँ कौन सी पार्टीज़ हैं, क्या श्रोमणी अकाली दल है वो वापस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस को कितनी एज है, आम आदमी पार्टी की स्थिति में है। साथ ही हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि जो डेरों की स्थिति है वो क्या है, कितने महत्वपूर्ण है इस बार के चुनावों में, डेरों की भूमिका क्या होगी, उनका रुख किस तरफ रहेगा, और कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। यहाँ इस समय चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के डायरेक्टर प्रमोद कुमार जी से, तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पंजाब के अलग अलग रीजन्स को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर रहे हैं। पंजाब में जो वोटर्स हैं वो किस तरह से वोट करते हैं, क्या सोचकर वोट करते हैं। पंजाब में प्रमोद सर क्या वोटिंग पैटर्न है अब की, अगर आप राजनीति देख रहे हैं पंजाब में, वोटर्स की सोच को आप देख रहे हैं, उनके वोट करने के तरीके को देख रहे हैं, तो आप क्या पढ़ पा रहे हैं? देखिए, पंजाब के जो वोटिंग बिहेवियर है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1992 से पहले एक अलग तरह का वोटिंग पैटर्न हुआ करता था, और 92 के ये वो फेज़ था 92 से पहले जहाँ पंजाब में टेररिज्म आया, खालिस्तान मूवमेंट थी, और उससे पहले का वोटिंग पैटर्न भी डिफरेंट था। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि उस समय बीजेपी जो थी, भारतीय जनसंघ हुआ करती थी 60 में 69 में, तो अकेले लड़ा करती थी इलेक्शन। अकाली भी अकेले लड़ा करते थे, कांग्रेस भी और सीपीआई भी। तो बाद में पोस्ट इलेक्शन कोएलिशन हुआ करती थी, ये पहले ये था। पर 1992 के बाद 1997 में और 96 में अगर मैं कहूँ कि पहली बार अकाली दल और बीएसपी आपस में मिले 1996 में, और बीएसपी को पहली बार काशी राम जी जो उनके लीडर थे वो जीते इलेक्शन पंजाब से। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो वोटिंग पैटर्न था
97 तक पहुंचते हुए एक मोगा डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर उस डिक्लेरेशन को करा और उसमें ये कहा कि पंजाबी आइडेंटिटी और पंजाबियत कोर रहेगा राजनीति का। अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पंजाब के होगा विजर्विज, तो वो खाली सिखों के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा, सारी पंजाबियों के अगेंस्ट माना जाएगा और हम इकट्ठी मूवमेंट, रजिस्टर्स मूवमेंट उसके लिए लॉन्च किया करेंगे। ये 1997 का रिजॉल्व था। ये बिगनिंग है अकाली बीजेपी का प्री इलेक्शन कोएलिशन का फेस, कि दोनों पार्टियां इलेक्शन से पहले ही आपस में मिलके राजनीति करने लगे। और ये एक लेसन भी था पोस्ट टेररिज्म के फेस का, कि जो डिविसिव राजनीति है, पोलराइजेशन वाली राजनीति है, उसका दुखांत बहुत बड़ा है। उसमें आपने देखा ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ और उसमें दिल्ली के उसमें सिखों का कारनेज हुआ, हर जगह हुआ, कई जगह हुआ। तो लोगों ने ये लेसन बड़ी मुश्किल से सीखे कि ये पोलराइजेशन को कैसे रोका जाए। तो इसलिए ये दोनों पार्टियां आपस में मिली और प्री इलेक्शन, जिसको हम कहें कम्युनल हार्मनी और पीस के लिए ये अलायंस बनी। तो ये एक वोटिंग पैटर्न अलग तरह से डेवलप हुआ यहाँ पे अब 92 के बाद का वोटिंग पैटर्न। और उसमें कांग्रेस ने भी अपनी पोजीशन जो थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अपनी पोजीशन को ये उन्होंने इसके लिए अपॉलॉजी भी ऑफ़र करी और एक देश के प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह जी बने, सिख थे, तो उसका भी एक अलग तरह से असर हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने भी पीस और हारमनी को अपने साथ जोड़ा और पंजाबी आइडेंटिटी की बात करी। तो यहाँ का जो वोटिंग बिहेवियर है, मैं इसको अगर और 2 लाइनें ऐड कर दूं कि जो पंजाब का हिंदू है वो हिंदुत्व वाला हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें जब बीजेपी बिल्कुल पीक पे थी, मैं ये बात कर रहा हूँ 97 के बाद वाली बात, जब मोदी जी आते हैं पावर में 2014 में, ये उसके आसपास की बात है। और वहाँ से अरुण जेटली हारते हैं अमृतसर से, और एक कद्दावर लीडर थे बीजेपी के, और वो हारते हैं, शहर से वोटें उन्हें कम मिलती हैं जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है। और पंजाब का हिंदू जो है हिंदुत्व से इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ कोई राम जन्मभूमि वाली मूवमेंट भी नहीं थी कि ये ज़्यादातर लोग राम जन्मभूमि जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब का हिंदू भी उस तरह का हिंदू नहीं है। अगर इसको बिल्कुल साफ तौर पे ये कहूँ कि पंजाब का हिंदू आधा सिख है और 25% ये आर्य समाजी है और 25% ये सनातनी है, तो एक अजीब किस्म का मिक्सचर है ये। तो इसको आप अलग ढंग से इसकी परिभाषा है। तो एक कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन जो है वो अक्रॉस कास्ट रही। तो पंजाब की राजनीति कास्ट बेस्ड नहीं है, रिलीजन बेस्ड नहीं है। 92 की बात कर रहा हूँ। रिलीजन कास्ट है, दोनों का मिक्सचर है। रिलीजन ने कास्ट को यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर किया और इसी वजह से प्योरिटी पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था पंजाब में नहीं है। और दलित भी जो है वो मनुवाद से नहीं इन्फ्लुएंस होता। इसीलिए मायावती और काशी राम जी को यूपी जाना पड़ा राजनीति करने के लिए। यहाँ पे वो मायावती भी हारी होशियारपुर से इलेक्शन। यहाँ का जो दलित है वो भी मनुवादी नहीं है, उस मनुवाद के खिलाफ उस तरह से राजनीति से इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि सिखिज़म का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से कास्ट जो बिहेवियर लेवल पे कमज़ोर हुई। तो एक रिलीजन ने किस तरह से कास्ट को कमज़ोर करा। तो ये एक राजनीति में आपने देखा कि जो अकाली दल था उसमें अगर मैं 11 इलेक्शंस का आपको बताऊं तो 6 इलेक्शन में दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिजर्व्ड है उसमें ज़्यादा एमएलए अकाली दल के पास आए और 5 में कांग्रेस के पास आए। और फिर उसमें कुछ एमएलए बीजेपी के पास भी गए, लेफ़्ट के पास भी गए, बीएसपी गए। तो इसका मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हर पार्टी में हर तरह के लोग गए। इसको हम कहते हैं कैच ऑल अप्रोच। सारी पार्टियों की कैच ऑल अप्रोच थी कि अकाली दल में जट सिख भी है, अकाली दल में हिंदू भी हुआ। कि जैसे 2012 का इलेक्शन अकाली दल इसलिए जीता कि उसने पहली बार 11 हिंदू खड़े करे सीटों पे और जिसमें से 9 जीते। हालांकि उसका अलायंस बीजेपी के साथ था, फिर भी ये किया। तो इसी तरह से वहाँ पे जाट भी मिलेंगे आपको, हिंदू भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे, अलग अलग दलित की जो सब कास्ट है वो भी मिलेंगी। इसी तरह कांग्रेस में भी आपको हर तरह के मिलेंगे। तो इसी तरह से बीजेपी में भी। तो इसलिए एक्सक्लूसिव कैटेगरीज ऑफ मोबिलाइजेशन जो कास्ट या रिलीजन की पंजाब में नहीं एग्जिस्ट करती। तो इनक्लूसिव राजनीति हो सकती है। और इससे मेरा कहने का भाव ये है कि अगर किसान भी आज सोचें कि ये जब एक्ट रिपील हो गए और वापस आके इलेक्शन लड़े यहाँ पे, तो उनको भी कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सक्लूसिव राजनीति नहीं है यहाँ।
यहाँ आप उनको राजनीति अगर करनी पड़ेगी तो उनमें उनको जो यूथ भी है, जो सर्विस सेक्टर वाले लोग भी हैं, जो उनमें आपके उनका सबका एजेंडा लेना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का है, ट्रेड का, सब लेना पड़ेगा। तो फिर ये आप किसान पार्टी ना रह के सबकी पार्टी बन जाएगी। और दूसरी बात, अगर ये किसान आके इलेक्शन लड़ते भी हैं तो 1966 के बाद पंजाब में अगर कोई जिसने रूल करा है वो तो एग्रीकल्चरिस्ट ने ही करा है, किसानों ने ही करा है। अगर उनकी मेजॉरिटी अगर आप देखें, ये तो सिर्फ पिछले इलेक्शन में अगर आप देखें, पिछले 2 इलेक्शन में जो एग्रीकल्चरिस्ट थी उनकी इलेक्शन में उनकी हिस्सेदारी कम होती गई। और उसके बाद ये 3 एक्ट आ गए तो उनको लगा कि हमारी इकोनॉमिक हेजमनी और पॉलिटिकल हेजमनी दोनों टूट रही हैं। और ये पिछले 5-7 सालों में ही बात होने लगी कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर दलित होगा या हिंदू होगा या डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो कोऑप्शन की स्ट्रेटजी चली। और इसमें अगर आप एक फॉल आउट देखें, वो क्या हुआ कि जब ये कांग्रेस का कन्फ्लिक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के जो रिजर्वीज उन्होंने शुरू हुआ, जो उनको हटाना था, तो उसमें उन्होंने पहले नाम अनाउंस किया। एक हिंदू लीडर है, हिंदू जेंटलमैन है, सुनील जाखड़ है उनका नाम। और अगले दिन तक शाम तक कह दिया कि हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, खाली सिख बनेगा। और हम इसको कहते हैं कि अगर ऐसा अनाउंसमेंट कांग्रेस ने उस समय किया तो ये पंजाबी सूबा जब था 1966 से पहले, ये वो डिस्कोर्स था कि उसको अलाइव किया, पोलराइजिंग डिस्कोर्स। फिर उसके बाद एक जाट सिख को इन्होंने अनाउंस करा और उनको भी शाम तक नाम हटा के और एक शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो जिस ढंग से बनाया उससे एक रिवर्स कंसोलिडेशन इन ग्रुप्स में होने लगी, जो आज तक रिलीजियो कास्ट कैटेगरी पंजाब में कभी भी एक्टिवाइज नहीं हुई, जो कि इस डेवलपमेंट से इन्होंने एक्टिवाइज कर दिया द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक डोमेन। ये पहले कभी नहीं हुई थी, एग्जिस्ट करती थी। मैं नहीं कहता वहाँ पे कास्ट जो हायरार्की है नहीं है, पर उसको एक्टिवाइज करना पब्लिक डोमेन में, उसको हम सांप्रदायिकता ही कहते हैं, पोलराइजिंग की राजनीति कहते हैं। तो इस इलेक्शन में एक ये नया फैक्टर जुड़ा है, जो कि पहले कभी किसी इलेक्शन में रिलीजियो कास्ट कैटेगरीज अपने आप में इस तरह से प्रेडोमिनेंट नहीं हुई थी, जो अब इस तरह हो रही है। और आमतौर पे आपने देखा होगा, ये कहा भी जा रहा है कि दलित चीफ मिनिस्टर बना तो दलित वोट कंसोलिडेट हो जाएगी, उसको फ़ायदा होगा, कांग्रेस इसको भी मार्केट कर रही है। पर मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जिस तरह से जो हमारे शेड्यूल कास्ट जो वोट है वो तो अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है। कुछ साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ ज़रूर मिल सकता है, उसका एडवांटेज ज़रूर मिल सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि एक तरह से एक्सक्लूसिव राजनीति दलित की या एक्सक्लूसिव राजनीति हिंदू की या जाट की यहाँ पॉसिबल है शुरू होने की। डिस्कोर्स है, पर मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड रियलिटी पे शायद इस तरह से वो अनकवर करेगा। उसका इफ़ेक्ट है, पर इतना नहीं है कि भी वो बिल्कुल एक्सक्लूसिविटी हो जाए और अपनी अपनी डिमांड की बात करने लगे। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के आने से एक जो पंजाब की राजनीति में नई डिमेंशन आई, जिसको हम कहते हैं फ्री बीज और डोल्स की राजनीति। और इस समय अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि डोल्स, डेरा जो रिलीजियस सेक्ट हैं पंजाब के, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है राजनीति में, रहा है हिस्टोरिकली। और तीसरा है ड्रग का जो एक डिस्कोर्स है कि पंजाब में ड्रग ज़्यादा है और पॉलिटिकल पार्टी प्लेज करती है हम इसे हटाएंगे। तो इस इलेक्शन में डोल्स, डेराज और ड्रग्स तीनों ही डीमोनेटाइज्ड करेंसीज हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ डीमोनेटाइज्ड करेंसीज हैं, क्योंकि हर आदमी इसकी बात करता है पर इस पर कोई नतीजा नहीं निकलता। जैसे डोल्स है, अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे बिजली के, तो दूसरी पार्टी कहती है हम 400 दे देंगे। तो कम्पिटिटिव जो आपके फ्री बीज का जो पॉपुलिज्म जो है उसका न्यूट्रलाइज हो गया। वो जब सब पार्टी बात करने लगी तो इसको डीमोनेटाइज करेंसी कहते हैं। अब डीमोनेटाइज हो गई तो इसका इतना इम्पैक्ट, ये वोट स्विंग नहीं होने वाला इससे। तो इट हैज़ बिकम नाउ ऑलमोस्ट ए कर्व विच इज़ ए फ्लैटेंड कर्व। इसी तरह से ड्रग के बारे में कहा जा रहा था कि हम ख़त्म कर देंगे, तो उन्होंने देख लिया कि सब पार्टी बात ही करती है, जो है वो नीचे नज़र आता है लोगों को, तो वो भी इशू डीमोनेटाइज हुआ। डेरे वाले भी है इस समय फ्रंट नहीं ले रहे, क्योंकि दूसरे तरह का रिलीजियो कास्ट डिस्कोर्स डोमिनेट कर रहा है, ना कि डेरा वर्सेस इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन, वो नहीं कर रहा। तो इसलिए तीनों करेंसीज डीमोनेटाइज हैं। और अगर आप इन ए लाइटर वेन अगर मैं कहूँ
कि चौथा डी भी है वो है ड्रामा। तो ड्रामा तो वैसे ही है जैसे क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी सेलेबिलिटी तो ज़्यादा है पर उसकी रिलायबिलिटी कम है। तो ये ड्रामा जो सिद्धूइज़म जिसको हम कहते हैं कि पंजाब की राजनीति में आया है, पर इस जो ये थिएट्रिकल रिलीफ लोगों को मिलता है ये वोट स्विंग शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वोट स्विंग जो होता है रियल इश्यूज़ के साथ जुड़ के होता है। और जो पंजाब का दर्द जो है वो एक कैच फ्रेज तो है, पर लोग कहते हैं हमारा दर्द भी तो कोई सुने। तो पंजाब का दर्द और लोगों का पंजाब के लोगों का दर्द ये अलग अलग डिस्कोर्स हो गए। और जो चन्नी हैं, जो पंजाब के अब चीफ मिनिस्टर हैं, चरणजीत सिंह जी चन्नी, वो पंजाब के लोगों की दर्द की बात कर रहे हैं और जो इनके प्रेसिडेंट है वो पंजाब के दर्द की बात कर रहे हैं। तो दोनों में आपस में एक घमासान है। तो इस घमासान में कौन जीतेगा ये तो इलेक्शन ही बताएगा, पर यह घमासान जरूर है। तो पंजाब में हर साल कहते हैं कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, कभी कांग्रेस और कभी अकाली। तो इस बार वोटर्स का रुख किस तरफ आपको दिख रहा है, कहाँ ज़्यादा वेट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि रोटेशनल 2 पार्टी रोटेशनल सिस्टम जो था वो ब्रेक हुआ था 2012 में, जब अकाली दल की सरकार दोबारा आ गई, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। एक बार कांग्रेस, एक बार अकाली। ये सिर्फ 2012 में ऐसा हुआ। और जो अब जो ट्रेंड है उसमें 3 फैक्टर नए हैं। पहला है जो फार्मर रेजिस्टेंस मूवमेंट थी और उसके बाद रिपील हुए तीनों एक्ट जो थे, उससे अब किसान जब वापस आएगा तो उसमें राजनीति का एक अलग कुछ एक नई एडिशन, क्वालिटेटिव शिफ्ट आने की लगता है होगा। दूसरा, पहली बार पंजाब के इतिहास में एक शेड्यूल कास्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर बना है, उससे भी एक नई बज़ जो राजनीति में हो रही है। और तीसरा जो है कि एक नई फॉर्मेशन जो भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी नई बनने वाली है, उनकी आपस में गठजोड़, जो ये तीनों फैक्टर हैं, ये इस बार पंजाब की राजनीति को इन्फ्लुएंस करेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पंजाब की राजनीति बाकी जगह जैसे भी है, पर पंजाब की राजनीति एक ऐसे है पॉलिटिकल पार्टी जैसे धर्मशाला हों जिनके दरवाजे नहीं हैं, और आप आज इधर चले गए उधर चले गए, जहाँ मर्जी चले जाएं, कोई आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज नहीं है। तो उससे ये है कि अब जो एक वोट बैंक हुआ करता था कंफर्म्ड कि आप 15% अकालीज का वोट बैंक है या 10% कांग्रेस का है, वो काफ़ी उससे फ्लूइड हो गया। अब वो कहीं भी जा सकता है, जैसे लीडर कहीं जा सकते हैं, वोटर भी आप किसी तरफ जा सकता है। तो इसलिए पहली बार अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है कि आप यू कांट प्रोडिक्ट सो ईजिली, क्योंकि आपका सॉलिड वोट बैंक किसी पार्टी का अब इस समय एग्जिस्ट नहीं करता, इसे फ्लूइड वोट बैंक। तो और जो 3 फैक्टर नए आ गए, और उससे ये है कि एक नई अर्थमेटिक, जिसको मैं कहता हूँ इलेक्टोरल आर्किटेक्चर, एक नई डेवलप होगी। और वो नई आर्किटेक्चर जो है किसके एडवांटेज में जाएगी, देखने में तो ये लिखता है कि जो बीजेपी होगी वो अपनी कुछ सीटों में तो जीत सकती है, और साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ अलायंस में एक मेगा स्पाइलर बन सकती है फॉर द कांग्रेस, क्योंकि कैप्टन साहब का कई पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार, और एक अपना इनका इन्फ्लुएंस है। तो उनकी सारी राजनीति इस समय कैप्टन कांग्रेस के अगेंस्ट है। तो एक स्पाइलर का रोल ये प्ले कर सकते हैं, मेगा स्पाइलर जिसको मैं कहता हूँ, ये हो सकता है। दूसरा जो चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, जो एक मैंने आपको कहा शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर पहली बार बने हैं, इससे एक साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ शेड्यूल कास्ट वोटर में हो सकता है टू द एडवांटेज ऑफ द कांग्रेस। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक जो इशू है कि जब आपने ये कह दिया कि हम हिंदू को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, और फिर आपने जाट सिख को भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उससे एक जो रिवर्स कंसोलिडेशन पॉपुलेशन में हो रही है, वो एक तरफ तो साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ दलित पॉपुलेशन में, दूसरी तरफ एक रिवर्स कंसोलिडेशन का भी है। तो ये कहाँ तक इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा जल्दी है कि इसको किसका फ़ायदा होगा, किसको और किसको नुकसान होगा।
तो ये एक फैक्टर जो और साथ में जुड़ा हुआ जो बात थी कि जो एक्ट रिपील होने से क्या फार्मर जो हैं अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर अलग पार्टी बनाएंगे तो उसका देखना होगा भी वो पार्टी जो है किसके लिए स्पॉइलर बनती है, क्योंकि अपने आप में तो वो जीत नहीं सकते, क्योंकि एक्सक्लूसिव जो मोबिलाइजेशन है पंजाब में आपको इलेक्शन नहीं जिता सकती, पर स्पॉइल तो कर ही सकते हैं आप चांस के। अगर अलग पार्टी बनेगी तो स्पॉइल करेंगे, अगर आके वापस, क्योंकि जैसे सबसे बड़ा ग्रुप जो उग्रावा ग्रुप है उसने कह दिया है कि हम राजनीति में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, मालवे का सबसे बड़ा, और जो बाकी लीडर हैं वो इतना उनका सारे पंजाब में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। पर आपने ये है कि अगर वो करेंगे तो किस पार्टी को डिसएडवांटेज होगा ये भी देखना होगा, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ये अलग तरह से अनकवर होगा। और इस बार जो देखने में लगता है कि मार्जिन जो होंगे इलेक्शन में जीत के कम होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 5 कॉर्नर्ड कंटेस्ट है। दलित वोट की बात करें तो प्रमोद जी, किस तरह से बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकता है दलित वोट? क्या वो एक अलग से कोर के रूप में वोट करेंगे या जैसे फ्रेगमेंटेड रहेंगे दलित वोट? कितना, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा है दलित की पंजाब में, तो वो वोट किस तरफ जाएगा, किस पार्टी की तरफ जाएगा, या स्कैटर्ड होगा? पंजाब में दलित परसेंटेज ऑफ वोट 32% के करीब दलित पॉपुलेशन है पंजाब की, और इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 60% सिख हैं और 40% हिंदू हैं। और इनमें सब कास्ट जो हैं वो मेन तो 5 ही हैं, अधर्मी हैं, राय सिख हैं, मजबी हैं, रविदासिये हैं, और ये जो कास्ट हैं सारी, और इनमें आपस में कोई इतना कल्चरल इंटरेक्शन नहीं है, एक्सक्लूसिव आपस में। और तीसरी बात, ये हिस्टोरिकली तो दलित जितने शेड्यूल कास्ट हैं सब पार्टियों में प्रेजेंट है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये चीफ मिनिस्टर बनने के साथ साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ कितना होगा, और क्या सारे जो शेड्यूल कास्ट हैं मिलके, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, तो एक कंसोलिडेट कांग्रेस के साथ हो जाएंगे? मुझे लगता है शायद नहीं, क्योंकि हर पार्टी में अपने अलग तरह के लीडर हैं। वाल्मीकि भी हैं, मैंने वाल्मीकि पहले नहीं बोला, वाल्मीकि भी हैं, तो इसलिए अलग अलग लीडर हैं और अलग अलग जो सब सेक्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, अगर तो जो चरणजीत सिंह जी चन्नी जो कुछ समय आने अगले 15-20 महीने में उनकी एस्पिरेशन पूरी कर देते हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, तो फिर तो साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ काफ़ी होगा। मुझे लगता है वो डिमांड पूरी नहीं हो पाएंगी, उनकी 14-15 डिमांड्स हैं। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ और कंसोलिडेशन कुछ हद तक होएगी, जिसमें आप कहें कि रविदास ये कंसोलिडेट हो सकते हैं, रविदास जो सेक्ट है, और साथ में कुछ साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ 2-3% ऐसा हो सकता है। पर मुझे ये नहीं लगता कि शेड्यूल कास्ट अपने आप में एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी बन जाएंगी पंजाब में, जो आज तक कभी नहीं बनी, अब भी नहीं बनेगी, ऐसा लगता है। पंजाब में एक मुद्दा जो काफ़ी समय से चल रहा है और जिसको पब्लिक डोमेन में कांग्रेस पार्टी की जो आपस में खींचातान चल रही थी, उसमें बड़ा काफ़ी उसका अहम रोल है। वो एक रिलीजियस डेसिक्रेशन, जिससे एक लोगों को हर्ट किया, जो गुरु ग्रंथ साहब जी को फाड़ा गया या उसको वायलेट किया गया, उसकी सैंक्टिटी को, और उसके साथ भगवत गीता का या बाइबल का, ये मुद्दा काफ़ी समय से पंजाब में चल रहा है। और इसके साथ साथ ये भी राजनीति हो रही है कि उसका जस्टिस लोगों को मिलना चाहिए। और ये मुद्दा जो है, इसके 2 हैं। एक तो ये है कि जो किताबों, जो रिलीजियस किताब हैं, जो ग्रंथ हैं, उनका किस तरह से डेसिग्रेशन हुआ और उसके कौन रिस्पॉन्सिबल था। दूसरा बरगारी का, जहाँ पे गोली चलाई पुलिस ने और उससे 2 आदमियों की मौत हुई। तो उसको ये सारा एक जो ब्लेम है, ये आपस में एक दूसरे का ब्लेम गेम चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में। और ये कहा जा रहा है जैसे कि अकाली दल उस समय सत्ता में थे और ये जो
वहाँ पे गोली चली, पुलिस ने चलाई, तो क्या ये चीफ मिनिस्टर के कहने पे हुई, बादल के कहने पे हुई कि नहीं हुई है, इसके बारे में एक चर्चा है। और दूसरा जो है, कुछ रिपोर्ट्स जो हैं, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लीडर्स जो हैं राजनीतिक दल के, चाहे वो अकाली दल के हैं, उनका नाम है, तो वो हाई कोर्ट में इस समय पेंडिंग है। तो ये एक जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो इन बात को ही लेके सारी राजनीति कर रहे हैं कि इनको हमने, या तो सरकार इस पर कोई स्टैंड ले, अपने चीफ मिनिस्टर को ही रोज़ कह रहे हैं कि आप इस पर स्टैंड लें, और जो वो कह रहे हैं कि ये तो मुद्दा जो है कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा। तो एक ये मुझे लगता है कि एक जो पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति ज़्यादा है, ना कि लोगों को जस्टिस देने की बात। क्योंकि किताबें जो थी, जो ग्रंथ जो थे, वो हर धर्म के वायलेट हुए थे, पर ये बात सिर्फ एक धर्म की करके और एक किसी राजनीतिक दल को उसका ब्लेम देके वोट बटोरने की राजनीति है, ना कि लोगों को रियल ढंग से जस्टिस देने की राजनीति। तो एक ये मालवा रीजन में इसकी बात काफ़ी होती है, और जिसका एडवांटेज पिछली बार आम आदमी पार्टी को मिला, और इसी तरह से कांग्रेस इस बार सोच रही है हम उसका फ़ायदा ले लें। तो एक फ़ायदे की राजनीति, जो इमोशनल मुद्दे हैं उनको उभार के लेने की कोशिश भी पंजाब की राजनीति में हो रही है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं प्रमोद जी जो पंजाब के वोटरों को पार्टीज की तरफ, नेताओं की तरफ खींचते हैं? पहला मुद्दा तो बिल्कुल गवर्नेंस का है कि हैरेसमेंट फ्री गवर्नेंस, कि आपको सरकार की जो सर्विसेज हैं उसमें करप्शन भी है, उसमें हैरेसमेंट भी है, उसमें डिले भी है, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है सरकार की। तो लोगों को ये मुद्दा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपको अपने लैंड रिकॉर्ड चाहिए, तो लैंड रिकॉर्ड के लिए आपको लाइनों में खड़ा होना पड़े और लैंड रिकॉर्ड ना मिले, तो उनको लैंड रिकॉर्ड मिलना चाहिए उस समय। तो और इस तरह की जो हैरेसमेंट है ऑफिस में जाके, तो वो अच्छा बिजनेस आपने कोई शुरू करना है, ट्रेड आप करते हैं, उसमें एक इंस्पेक्टरी राज इंटरेक्ट से काफ़ी फंक्शनल है। तो पंजाब में और बाकी देश के बाकी हिस्सों में भी ये मुद्दा है, तो पंजाब में भी ये मुद्दा है, एक हैरेसमेंट फ्री गवर्नेंस। और उसके लिए लोग बिल्कुल, अगर कोई पार्टी काम करती है, और मुझे याद है कि 2012 का इलेक्शन अकाली दल ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी कि एक ही पार्टी दोबारा इलेक्शन जीती गवर्नेंस के मुद्दे पे, कि उन्होंने उस समय गवर्नेंस में काफ़ी काम करा, और उससे लोगों को मैसेज गया कि भी हाँ, ये हमारी जो लाइफ है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा मुद्दा पंजाब का जो है कि हाउ टू मेक पंजाब का जो यूथ है एम्प्लॉयबल कैसे बनाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन क्या कैसे दी जाए, जिससे उसको आगे एम्प्लॉयबिलिटी लेने के लिए एक्सेसिबल हो जाए, वो सारा एम्प्लॉयबल हो जाए वो। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो पंजाब का है कि एग्रीकल्चर को रेम्यूनरेटिव कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या विज़न है। आप ये तो कह सकते हैं किसानों को पेंशन मिलेगी, या किसानों को हम 5,000 रुपया वैसे ही दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे। वो तो सब्सिडी का मुद्दा तो है ही है, पर सब्सिडी के साथ साथ आप उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपकी विज़न क्या है कि उसको कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे। सारे को डाइवर्सिफाई कर देंगे, या कुछ एरिया में आप अभी भी ग्रेन्स उगाएंगे और उसके साथ साथ एक कमर्शियल क्रॉपिंग का भी पैटर्न लेके आएंगे। ये किस तरह से करेंगे, लोग ये जानना चाहते हैं, गाँव के और शहर के भी। और चौथी बात जो इससे जुड़ी हुई बात है कि जो MSP का मुद्दा है ये बना रहेगा, क्योंकि MSP पंजाब में इकॉनमी 80,000 करोड़ साल में दोनों फसलों का जब पंजाब की इकॉनमी में आता है, ये कैश इनफ्लो है जो सारी इकॉनमी को, चाहे वो शॉपकीपर हैं, दूसरे हैं, उनको अलाइव करता है, उसको एक्टिवाइज करता है। ये इकॉनमी में बड़ी मेजर इनपुट है। तो ये एक मुद्दा बनेगा कि MSP आगे तक सस्टेन रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड है, क्या स्टेट इसमें हिस्सादारी डालेगी कि सारा ब्लेम सेंटर को देगी, क्या होगा। लोग इसके बारे में बिल्कुल कंसर्न्ड है और जानना चाहते हैं। और पांचवा मुद्दा जो है सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है कि कहाँ तक जो पंजाब में सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसके लिए सरकारों की क्या, अपने जो आने वाली पॉलिटिकल राजनीति है वो उसके जवाब कैसे देती है। ये मुद्दे बिल्कुल बनेंगे। और एंटी इनकम्बेंसी इस गवर्नमेंट की, जो इन्होंने पहले प्रॉमिस करे थे, जो पॉलिटिकल मैनेजर होते हैं, जैसे पिछली बार इनके प्रशांत किशोर जी थे, तो उन्होंने इनसे ऐसे वादे करवा दिए जो पूरे नहीं हो सकते। जैसे उन्होंने कहा कि घर घर नौकरी देंगे, तो अब घर घर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहाँ से आएगी, अब वो सरकार नहीं दे पाई, तो आज इनको जवाब देना पड़ेगा। तो आप पॉलिटिकल मैनेजर्स ने जो आपसे वादे करवाए थे, वो अब इलेक्शन तो जितवा देते हैं पर वो वादे पूरे नहीं हो सकते,
तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं किस तरह के वादे करती हैं, क्योंकि हर पार्टी एक से एक बढ़ के वादे कर रही है। तो लोग ये देखेंगे कौन उन वादों को पूरा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और कौन वादे जो हैं पूरे होने वाले हैं या खाली लुभाने वाले नहीं हैं, पूरे भी होने वाले हैं। ये भी मुद्दे इलेक्शन में होंगे। सर, इतनी सारी बातें जो आपने पंजाब की राजनीति को लेकर, वहाँ के मुद्दों को लेकर की, लेकिन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो नतीजों को प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, जो पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के आता है वो एक तो यही है कि जो पंजाब का यूथ है उसको प्रोडक्टिव एंगेजमेंट कैसे करनी है। मैं इसको अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं जोड़ूंगा, मैं उसको ये कहूँगा क्योंकि कोई तो बाहर जाना चाहते हैं, एक उनकी एस्पिरेशंस है, उसको किस तरह से उनको स्किल दिए जाएं और बाहर जा सके। तो ये भी एक लोगों में मुद्दा रहता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरा, पंजाब का मुद्दा अगर एग्रीकल्चर का है, और है भी, उसमें एग्रीकल्चर जो इस समय है वो नॉन प्रॉफिटेबल है काफ़ी हद तक। ये अब एक्ट तो ख़त्म हो गए, पर अब सिचुएशन तो वही आ गई जो पहले ही थी। एक्ट तो ना इम्प्लीमेंट हुए थे ना कुछ, पर रिपील हो गए। पर पंजाब में जो एग्रीकल्चर है वो नॉन रिम्यूनरेटिव है, तो उसको किस तरह से उनमें इनकम जनरेशन ज़्यादा हो, डबल इनकम हो किसान की, वो एक मुद्दा जो हमेशा रहता है कि किसान अब जो आप कमांड इकॉनमी में जो चल रही थी एग्रीकल्चर, आप उसको अगर मार्केट से जोड़ेंगे तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसलिए छोटे किसान काफ़ी जो हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि आप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इकॉनमी की कर नहीं पाए। अगर आप कर देते तो गांव के कुछ लोग शहर में नौकरियों में या गांव में ही नौकरियों में चले जाते दूसरे प्रोफेशन में, वो तो ऐसा हुआ नहीं है। तो एक तो मुद्दा ये है कि एग्रीकल्चर का प्रॉफिटेबल बनाना उसको, और दूसरा इकॉनमी जो आपकी इंडस्ट्री है उसको भी एग्रीकल्चर से जोड़ना, ये मुद्दा है एक। और लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर के आल्टरनेटिव्स क्या होंगे, कि जैसे ये 3 एक्ट आए तो इसमें तो बात सीधी आ गई कि एग्रीकल्चर में फ्लरिश, अगर आप इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पर एग्रीकल्चरिस्ट जो पंजाब का है वो रिडंडेंट हो जाता है, वो पेरिश। तो ये कन्फ्लिक्ट ये था कि आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहते हैं कि या सर्वाइवल ऑफ एग्रीकल्चर। सो लाइवलीहुड का क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपने सड़कों पे इतने प्रोटेस्ट देखे। तो ये एक लाइवलीहुड का मुद्दा जो है, मुझे लगता है पंजाब के लोगों के जहन में है कि हमारा लाइवलीहुड इंश्योर होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस तरह से होगा। फार्म लॉ को रिपील किया, इससे क्या असर पड़ेगा? उसमें जो इलेक्शन पे तो कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि एक आप जीत के आ गए, आपने जीता, पर वो एक्ट तो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। अब मुद्दा ये आ गया कि जो एंटी इनकम्बेंसी अब इस सरकार की है, जिसमें 3 मुद्दे थे और 3-4 कई मुद्दे हैं। पहला तो है कि जो डेट कर्जा माफ़ करना था किसानों का, वो नहीं हुआ पूरा, 90,000 करोड़ का था, तो इन्होंने 10-15 हज़ार करोड़ का किया है। तो वो नहीं किया तो वो डिमांड दोबारा अब स्टेट गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेगी कि वो, क्योंकि अब तो रियलिटी आगे एक्ट तो चले गए, वो लड़ाई तो ख़त्म हो गई। अब ये वाला आएगा कि हमारा कर्जा माफ़ करे। दूसरा, घर घर में नौकरी, आपने कहा था हर गांव में घर घर में नौकरी देंगे, लोग कहेंगे हमें तो मिली नहीं। तो तीसरा, अगर आप कहेंगे कि आपने ये कहा था कि ड्रग हम ख़त्म कर देंगे, आपने नहीं की। चौथा, क्वालिटी एजुकेशन यूथ की जिससे वो एम्प्लॉयबल हो जाए, आपने उसमें क्या किया। तो मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट की है, अब वो प्रिडोमिनेंट मुद्दे बनेंगे। अब वो मुद्दा जो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक फार्मर प्रोटेस्ट दे रहा था, जिससे कांग्रेस पार्टी अपना एक एडवांटेज ले रही थी, वो एडवांटेज अब कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मूवमेंट अब ख़त्म हो गई। अब मुद्दा ये आएगा कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। अब उनकी कोशिश ये रहेगी कि पिछले 5 सालों का सारा जो ठीकड़ा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सिर पे फोड़ दिया जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पर ऐसा नहीं होता कि चेहरे बदलने से आपकी जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें एमएलए भी थे, आपके लोकल लीडर थे, उनकी परफॉर्मेंस भी तो एवेल्यूएट होएगी। तो वो परफॉर्मेंस जो है वो एवेल्यूएट होनी है। तो इसलिए मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी विल बी ए मेजर इशू। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट आफ्टर फार्मर्स एजिटेशन विल बिकम ए मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू इन पंजाब। दूसरा कि आप इसमें होप क्या देते हैं, आप करेंगे क्या। उसमें आ जाता है सारी पार्टियों को अपना एक एजेंडा देना पड़ेगा कि आपका एजेंडा क्या है। खाली फ्रीबी से काम नहीं चलेगा।
जो कि जिसको मैं ये कहता हूँ कि जो एक बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है आम आदमी पार्टी की इस देश की राजनीति में, कि उन्होंने मैन्यूफेस्टो लेके आए, ना कि मैनिफेस्टोस। मेन्यू कार्ड दे दिया कि किसान के लिए अलग, यूथ के लिए अलग। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएं तो वो कहता है ये है सब चीज़, 50 चीज़ें बोल देता है, जो चाहिए ले लो। तो इसलिए ये जो मैन्यूफेस्टो अप्रोच है, जिसमें मैनिफेस्टो नहीं है, जिसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, विज़न होती है चेंज की, डेवलपमेंट की, हर मैनिफेस्टो में वो होता है। और अगर आप अकाली दल और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, उसमें पंजाब के बारे में विज़न है, चाहे वो इम्प्लीमेंट करें या ना करें, चाहे वो लिप सर्विस ही हो, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो बांटने का हरियाणा पंजाब के साथ, चाहे वो मुद्दा हो कि फेडरलिज्म का मुद्दा हो, एंटी सेंट्रिज्म, ये सारी चीज़ें वो अपनी प्रीफेस में कहते हैं कि हम इस पे खड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी तो ओब्लिवियस है उसमें, वो तो आके कह देते हैं कि आपको 400 यूनिट फ्री देंगे, 1000 रुपया हर वीमेन को दे देंगे, हैं तो वीमेन को दे देंगे तो किस बात के लिए दे देंगे? कोई काम नहीं, उनको प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं हुई। वो तो घर में पहले भी किसान का अगर ये घर में वो डेयरी का काम विमेन करती हैं, उनके पास काम काफ़ी है, करती हैं, वो प्रोडक्टिव हैं, तो उनको मतलब आप सिर्फ पैसे वैसे दे देंगे बैठने के लिए, तो एक सोसाइटी जो प्रोडक्टिव है उसको भी ख़त्म करने की एक कोशिश। तो मुझे लगता है ये जो फ्रीबीज़ हैं लंबी नहीं लेके जाती राजनीति में, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, रियल मुद्दे जो हैं वो आगे आ जाते हैं, तो वो आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने जो मैन्यूफेस्टो अप्रोच लाए हैं, ये नई एडिशन है, इसकी सेलेबिलिटी है पर लिमिटेड है, आपको विनिंग मार्जिन नहीं देती है, आपको सर्वाइव कराती है। आप पॉपुलर होते हैं इससे, आपका मतलब ये हो सकता है 20-25% लोग आपसे जुड़ते भी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इनको विनिंग मार्जिन मिल पाएगा। और दूसरा जो इसके साथ जुड़ी हुई बात आजकल आ रही है पंजाब में, क्योंकि पहले तो पिछली बार तो आप सारी राजनीति सिख रिलीजन के इर्द गिर्द की जा रही थी, अब हिंदू जो टेम्पल्स पे सारी पार्टियां विज़िट कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि उन टेम्पल्स पे विज़िट कर रही हैं जो पंजाबी हिंदू को भी नहीं पता कहाँ पे है। तो आप सारी पार्टियां जाके हिंदू को प्लीज़ करने के लिए, जिसको हम कहते हैं टेम्पल रन चल रहा है आजकल, तो ये मुझे नहीं लगता। मैंने जैसे पहले आपको शुरू में बताया कि पंजाब का हिंदू उस तरह का हिंदू नहीं है, रिचुअलिस्टिक नहीं है उस तरह से। तो आप टेम्पल पे जाएंगे तो इससे आपको कोई माइलेज नहीं मिलने वाली। तो ये भी आम आदमी पार्टी ने, और अब बाकी पार्टी भी जानी शुरू कर दी उन्होंने टेम्पल में। तो मैं पंजाबी हिंदू हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं टेम्पल, जो ऐसे टेम्पल में जा रहे हैं जब मैंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना। तो इस तरह का जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है, ये मुझे नहीं लगता कि रियल मुद्दों को एड्रेस करेगा। तो लोग इस समय रियल मुद्दों पे कंसर्न है, जो कर देगी पार्टी, जो होप दे देगी, एक डिज़ाइन दे देगी, लोग जुड़ेंगे उनके साथ। सर, पंजाब की अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं किस सोच के साथ वोट करने आ रहे हैं? क्या उनके इंडिपेंडेंट वोट हो रहे हैं कि वो अपने परिवार की मुखिया से इन्फ्लुएंस नहीं है, या अपनी इंडिपेंडेंट सोच से वोट दे रही हैं? चाहे ग्रामीण इलाकों की बात करें, चाहे शहरी इलाकों की बात करें। और अगर यूथ की बात करें तो उसमें क्या बदलाव आया पिछले 5 सालों में, और वो अब वोट करने जाएगा या नए वोटर्स आएंगे तो वो किस तरह के एस्पिरेशंस के साथ वोट करेंगे? पहले महिलाओं की बात करें। हाँ, पहला जो एक इसमें मैं बात महिला और यूथ की कहना चाहूँगा, पंजाब में कोई एक्सक्लूसिव कैटेगरी नहीं है कि महिला अपने आप में एक होमोजीनियस ग्रुप है, ऐसा नहीं है। ना ही यूथ है। आपको यूथ अकाली दल में भी मिलेगा, यूथ आपको आम आदमी पार्टी में मिलेगा, यूथ आपको कांग्रेस में भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कोई यूथ अपने आप में कैटेगरी है। अच्छा, यूथ जो है, अर्बन यूथ अलग है, रूरल यूथ अलग है, उनकी अलग ओरिएंटेशन है। तो इसी तरह से विमेन का भी है कि जैसे गांव की रूरल बेस्ड विमेन जो हैं, ज़्यादातर वो पार्टी के साथ चलती हैं, तो परिवार ही पार्टी के साथ चलते हैं। इससे फैमिली किनशिप ओरिएंटेड इलेक्शन जो होते हैं, तो उसमें विमेन भी उसी का हिस्सा होती हैं। तो अगर फैमिली और किनशिप या वो गांव जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है, तो ये भी उसी तरफ चलती हैं। इसी तरह से अगर अकाली दल की तरफ है तो उधर ही, अगर कांग्रेस की तरफ उधर, क्योंकि गांव में फैक्शंस होते हैं कि एक फैक्शन अगर कांग्रेस के साथ है तो दूसरा फैक्शन अकाली दल के साथ है, या तीसरा आम आदमी पार्टी। तो विमेन भी उन्हीं फैक्शन का हिस्सा रहती है। ये नहीं कि किनशिप के फैक्शन को तोड़ के दूसरी तरफ चल जाए, ऐसा गांव में नहीं है। एक तो ये है। और
अर्बन एरिया में जो यूथ है, विमेन और मैन बोथ, दोनों जो हैं, वो उनमें थोड़ा सा पिछले समय में उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़ने की कोशिश, उसमें नई होप भी, इसमें करप्शन नहीं रहेगी, जो वो आइडियलिज्म एक था वो उसके साथ जुड़े थे। पर अब जो आम आदमी पार्टी सब पार्टियों की जैसी ही पार्टी बन गई, तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि यूथ जो है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाके सोचे कि मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा। तो उसके लिए कैरियर ऑप्शन अब है, एक नई कैरियर ऑप्शन खुल गई राजनीति में आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी जो है अब बाकी सब पार्टियों की तरह ही है, तो उसमें ये नहीं है कुछ कि आपको कोई अलग लगे कि ये कोई अन्ना हजारे की जो वो मूवमेंट थी एंटी करप्शन वाली या उस तरह का आइडियलिज्म, वो तो कुछ अब है नहीं। अब तो ये सब पार्टियां जो करती हैं वो भी यही करती हैं। तो इसलिए यूथ को ये कैरियर ऑप्शन तो मिली है, और जो नई लीडरशिप अमर्ज हुई वो आम आदमी पार्टी के थ्रू हुई, जिनको दो एस्टेब्लिश पार्टियों के में हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, वो आम आदमी पार्टी की तरफ गई। और पंजाब में 16 से 20% एक वोट ऐसा होता है जो हिस्टोरिकली दोनों एस्टेब्लिश पार्टियों के उल्ट ही जाता है। तो आम आदमी पार्टी ने उस स्पेस को भी ऑक्यूपाई किया है, और उसमें यूथ भी है, यूथ ज़्यादा है, चाहे विमेन हो या दूसरे, वो ज़्यादा है। पर उसका अब जो है, मुझे ये नहीं लगता कि कोई रोमांटिसिज्म है या कुछ इस तरह से है कि इस पार्टी के साथ जाना है। तो कोई आपको एक्सक्लूसिव विमेन रिस्पॉन्स, होमोजीनियस रिस्पॉन्स या यूथ का होमोजीनियस रिस्पॉन्स ये पंजाब में नहीं मिलेगा।